Begin. Are you a medical or engineering aspirant? Then this is your chance. गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम हमारा इस यूट्यूब चैनल प्रांसी IAS अकेडमी पर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हमने पिछली क्लासों में किसके बारे में स्टडी किया था भाई? तो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। हम आवर्त सारणी से रिलेटेड पॉइंटों को स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ पे कल की क्लासों में हमने काफ़ी कुछ समझाया था आपको। तो देखिएगा ध्यान से, आज की क्लासों में क्या क्या हम जानेंगे। उसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो आगे की आपका सेलें बच गए थे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हमें जानना रह गया था। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। जिसे देखिए, तो बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो कल हमने आवर्त सारणी में कितने ग्रुप बताए थे भाई? आपको बताया गया था कि वर्गों की संख्या जो है वो 18 है और आवर्तों की जो संख्या है वह कितने बताया गया था? 7 बताया गया था। और ये जो 18 वर्ग और 7 आवर्त थे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने लिखा था। और इनमें से भी कहा था कि एस ब्लॉक जिसमें से हमने कहा था कि यह ग्रुप A1 और ग्रुप 2A का एस ब्लॉक मानते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हमने लिखा था 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग को, जिसमें से आपका था 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A का था। इतने पॉइंटों को हम यहाँ पे देखे थे। और इसके बाद था हमारा यहाँ पे डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में हमने कहा था कि यह 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग को अपन डी ब्लॉक में रखते हैं, जिनमें से 1B था से लेकर के कहाँ तक था भाई? आपका 8B तक था, है ना। इसके बाद था एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज में बताया था हमने। एक था एक्टिनाइट जिसमें 57 से लेकर के 71 तक एलिमेंट थे, और दूसरा था लैक्टिनाइट जिसमें 89 से लेकर के 103 तक एलिमेंट था। तो इतने पॉइंटों को हमने पिछले वाली क्लासों में स्टडी कर लिए थे। अब हमें इन्हीं ब्लॉकों को पढ़ना है कि एस ब्लॉक में कौन कौन सी एलिमेंट है, उनका यूजेज क्या है, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, उनका यूजेज क्या है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सभी को ऐसे ही स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम जानेंगे किसको? एस ब्लॉक को। आज हम पीरियोडिक टेबल को समाप्त कर लेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, पूरे क्लासों में आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं पहले एस ब्लॉक की। बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में बात करें तो क्या आपको बता देना है यहाँ पे एस ब्लॉक से रिलेटेड? तो एस ब्लॉक में आपको बताना है कि ये जो है एस ब्लॉक भाई, यदि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वैसे एलिमेंटों को एस ब्लॉक में रखा गया है। और एस ब्लॉक जो है भाई, यह आवर्त संख्या 1 से लेकर के 7 में है, तथा वर्ग संख्या 1 से लेकर तक 2 में है। इसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट वो 13 हैं। तो यदि आपसे कहेगा कि इस ब्लॉक में टोटल एलिमेंटों की संख्या कितनी है, तो क्या बताना है भाई कि टोटल एलिमेंट यहाँ पे 13 हैं।
और इस एस ब्लॉक में आपको क्या याद रखना है कि एस ब्लॉक में सभी के सभी कैसा मेटल है भाई, तो सभी के सभी सॉफ्ट मेटल हैं, है ना। और एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का जो वैलेंसी की बात करेगा तो एस ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सॉरी जितने भी एलिमेंट है सभी की वैलेंसी, संयोजकता की बात करेंगे तो संयोजकता जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना यहाँ पे याद रखना है, आपसे कह देगा कि बताओ भाई कोई तत्व एस ब्लॉक में स्थित है या वहाँ पे स्टेबल है तो बताओ भाई उसकी वैलेंसी कितना होगा, तो क्या बताना है आपका 1 होगा उसकी वैलेंसी। इसके बाद देखिए ध्यान से और क्या बता देना है, तो एस ब्लॉक में एक और पॉइंट आपको याद रखना है भाई यहाँ पे कि एस ब्लॉक में फ्रांसियम एंड रेडियम 2 ऐसे एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिविटी एलिमेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता धातु, रेडियो सक्रियता तत्व हैं। तो यदि आपसे कहेगा कि बताओ भाई वे कौन कौन से तत्व हैं जो एक्स ब्लॉक में स्थित है और रेडियो सक्रिय है ना, वह कौन कौन से तत्व है जो एस ब्लॉक में स्थित है और कैसा होना चाहिए, रेडियो सक्रिय होना चाहिए, तो आपको क्या बताना है, फ्रांसियम और रेडियम को बताना है। इसके बाद देखिए ध्यान से आपको क्या बताना है, तो आपको यहाँ पे बता देना है भाई एस ब्लॉक से रिलेटेड कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु भी कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं, एस ब्लॉक में, सोडियम और कौन सा, पोटेशियम। ये भी बात याद रखना है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु किस में रखे गए हैं, एस ब्लॉक में सोडियम और पोटेशियम को रखा गया है। इसके बाद देखिए ध्यान से आप, इसके बाद हमने कहा कि एस ब्लॉक जो है भाई वह अवर्ग संख्या 1 और 2 में है। तो बात करते हैं कि 1 में कौन कौन सी एलिमेंट है और 2 में कौन कौन सी एलिमेंट है। देखिएगा ध्यान से, एस ब्लॉक में बात करेंगे वर्ग 1A की यदि हम बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि वर्ग संख्या A में जितने भी धातु हैं उन सभी धातुओं को कहा जाता है क्षार धातु। क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे, क्षार धातु नाम देते हैं, है ना। अल्काइल मेटल नाम देते हैं, अल्काइल मेटल या फिर अल्काइल धातु के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई सभी के सभी क्षार धातु किस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो क्या बताना है आपका, एस ब्लॉक में रखे गए हैं। यदि कहेगा कि सभी क्षार धातुएं एस ब्लॉक के कौन से वर्ग में हैं, तो कौन से वर्ग में बताना है, 1A वर्ग में रखा गया है। इसके बाद आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग A में जितने भी तत्व हैं वो सभी कैसे मेटल है भाई, तो सभी के सभी सॉफ्ट मेटल है, सभी के सभी सॉफ्ट मेटल हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी के सभी सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है। और ये जो सोडियम दिख रहा है आपका, ये सर्वाधिक मुलायम धातु है, सर्वाधिक मुलायम धातु है ना। तो आपसे कहेगा कि सर्वाधिक मुलायम धातु बताइए कौन सा है, तो क्या बताना है, सोडियम। इस सोडियम को अपना चाकू के द्वारा काटा भी जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद आपको बता दूं सोडियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, तो सोडियम से रिलेटेड याद रखना कि ये जो सोडियम है भाई इसे कहाँ रखा जाता है, तो इसे केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है डुबोकर, है ना। और यही सोडियम के बारे में बता दूं तो ये भी याद रखना कि यह सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है, ये भी बात याद रखना। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि वर्ग A में जितने भी एलिमेंट है ना, वर्ग A में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का जो कलर होता है भाई, उन सभी का जो कलर होता है वह सिल्वर कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं, सिल्वर कलर का होता है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि इनकी जितने भी यहाँ पे मेटल है सबकी लो डेंसिटी पाई जाती है, सबका न्यूनतम घनत्व पाया जाता है,
न्यूनतम घनत्व पाया जाता है। तो यदि आपसे बात करेगा कि बताओ भाई सबसे लो डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, तो कौन से बताना है, एस ब्लॉक के कौन से ग्रुप में, वर्ग ए में बताना है ना, वर्ग 1A में बताना है आपको। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो इसी 1A में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को भी रखा गया है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सर्वाधिक ज़्यादा क्या है, क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम है ना। तो ये भी कौन से हैं, 1A में है, वर्ग 1A में, जो कि एस ब्लॉक का है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी कहाँ रखे गए हैं, आपका वर्ग 1A में रखा गया है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना था, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि इनकी जो वर्ग एक का जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका जो वैलेंसी होता है ना वो कितना होता है, तो यहाँ पे बताना है कि 1 होती है। सबकी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है ना। ये पॉइंट को भी यहाँ पे आप याद रखिएगा। प्रिया जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जा, समझ में आ गया क्या। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको बता दूं, इसी में आपको पढ़ना है वर्ग संख्या 2A, वर्ग संख्या 2A के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी आपको याद रखना है क्या भाई, कि जितने भी एलिमेंट वर्ग 2A में है उन सब का जो वैलेंसी होगा वो कितना बताना है आपको, 2 बताना है। और सबकी वैलेंसी कितनी बताना है, 2 बताना है। इसके बाद आपको क्या बताना है भाई, तो इसमें बताना है कि इनमें भी जितना एलिमेंट है सबके पास ऑल एलिमेंट हैव लो डेंसिटी, सभी तत्वों के पास क्या है भाई, न्यूनतम घनत्व होगा, न्यूनतम घनत्व होगा, है ना। और इसी में आपको बता देना है क्या, तो इसी में आपको बता देना है यहाँ पे कि जितने भी इसमें एलिमेंट है उनकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगा। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये था आपका एस ब्लॉक जिसमें टोटल एलिमेंट हमने कितने बताएं, 13 बताएं। इसके बाद आगे आ जाइए और अगला आपको क्या याद रखना है भाई, अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक में याद रखना कि वैसे तत्व जिनका, वैसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में आता है पी ब्लॉक में रखे जाते हैं। वैसे एलिमेंट को हम कहाँ रखते हैं, पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है यहाँ पे पी ब्लॉक से, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के 17, 18 वाले वर्ग में क्या है भाई, को पी ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें से 13 से लेकर के 17 तक वाले एलिमेंट में सिंपल मेटल को रखा गया है या सिंपल एलिमेंट को रखा गया है, सामान्य तत्वों को रखा गया है, जबकि 18 ग्रुप वाले को कहा जाता है जीरो ग्रुप। और 18 में सभी को क्या रखा गया भाई, नोबेल गैसेस को रखा गया है। क्या रखा गया है, नोबेल गैसेस को रखा गया है। तो यदि आपसे कहेगा कि नोबेल गैसेस कौन से वर्ग में है, तो क्या बताना है, 18 वर्ग में है। और इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और जीरो ग्रुप कहने के कारण इसे नाम दिया जाता है जीरो गैसेस। क्या नाम दे दिया जाता है, जीरो गैसेस नाम दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद पी ब्लॉक में आपको क्या याद रखना है भाई, तो पी ब्लॉक में आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग संख्या
वर्ग संख्या 15 है ना। 5 ए वाले को 15 वाले को कहा जाता है यहाँ पे निकोजन ग्रुप कहा जाता है या फिर निकोजन समूह कहा जाता है, जो कि एक किसका समूह है भाई, नाइट्रोजन फैमिली का समूह है ना। किसका समूह है, नाइट्रोजन फैमिली का समूह है। और वही बात करेंगे वर्ग संख्या, इसी पी ग्रुप में पी ब्लॉक में बात करेंगे वर्ग संख्या 16 का 6A का, तो उसमें उसे किस ग्रुप के नाम से जाना जाता है भाई, तो उसे चिलकोजन ग्रुप के नाम से हम जाते हैं। चिलकोजन समूह के नाम से हम जानेंगे। और इस चिलकोजन को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली वाला जो ग्रुप है हमारे पास, उसे क्या कहेंगे, चिलकोजन कहेंगे। और ये बात भी हम जानेंगे कि इसे निकोजन क्यों कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली वाला को ऑक्सीजन फैमिली वाला को चिलकोजन क्यों कहते हैं, इन बातों को भी हम जानेंगे यहाँ पे। और वर्ग संख्या बात करेंगे 17 का 7A, तो इसको कहते हैं हाइलोजन फैमिली, हाइलोजन ग्रुप, जो कि एक फ्लोरीन का फैमिली है। तो आपसे कहेगा कि फ्लोरीन वाली फैमिली को किस नाम से जानते हैं, हाइलोजन ग्रुप के नाम से, ऑक्सीजन वाले फैमिली को चिलकोजन के नाम से, और नाइट्रोजन वाली फैमिली को निकोजन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 वर्गों को अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी पी ब्लॉक में आपको क्या याद रखना है भाई, तो इसी पी ब्लॉक में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जानेंगे ऑक्सीजन वाले फैमिली से ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन वाले फैमिली से नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद फ्लोरीन जो आपका हाइलोजन ग्रुप है, इसको हमें पूरे ग्रुप को पढ़ना है, फ्लोरीन को भी, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या 15-16 को किसने, 15 वाले ग्रुप को कहते हैं निकोजन समूह, 15 वाले ग्रुप को कहते हैं निकोजन समूह, जो एक नाइट्रोजन का फैमिली है ना। इसके बाद 16 वाले को कहते हैं चिलकोजन समूह, जो कि एक ऑक्सीजन का फैमिली है। और 17 वाले को कहते हैं हाइलोजन ग्रुप, जो कि एक फ्लोरीन का फैमिली है, फ्लोरीन का फैमिली है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद और क्या पी ब्लॉक के बारे में आपको जानना है, देख लीजिए यहाँ पे। और पिछले क्लासों में हम नोबेल गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेंगे, जब ब्लॉक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आगे बात कर लेंगे किसके बारे में, आप निकोजन, चिलकोजन और हाइलोजन के बारे में। बात करें पी ब्लॉक में और क्या बात आपको हो सकता है भाई, कि पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल को भी रखा गया है, धातु को भी रखा गया है, नॉन मेटल को भी रखा गया है, अधातु को भी रखा गया है, और मेटेलोइड को भी रखा गया है, मेटेलोइड को भी रखा गया है, उपधातु को भी रखा गया है। इसमें तीनों प्रकार के हैं, धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु को भी शामिल किया गया है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, हम धातु के बारे में पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, अधातु का भी हमारा वीडियो है काफ़ी सारे यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के मेटल वाला पार्ट को और नॉन मेटल वाले पार्ट को वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बात आता है मेटेलोइड के उपधातु का, तो देख लेते हैं कौन कौन से उपधातु हैं। तो बात करें उपधातु की, तो उपधातुओं में पहला उपधातु आ जाएगा बोरॉन, कौन सा, बोरॉन। इसके बाद आ जाएगा सिलिकॉन, इसके बाद आ जाएगा जर्मेनियम, इसके बाद आ जाएगा एस्बेस्टस, इसके बाद आ जाएगा टेलुरियम, और इसके बाद आ जाएगा एस्टेटाइन, है ना।
तो ये आपके उपधातुओं के नाम थे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्बेस्टस, टेलुरियम, एस्टेटाइन। तो इतने आपको याद रखना है। सॉरी, एस्बेस्टस नहीं, ये आर्सेनिक होता है, सॉरी आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो ये थी आपकी उपधातु है ना, ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेटाइन। ये सभी किसका नाम है? उपधातुओं का नाम है। तो इनको नोट कर लो, इनसे आपसे क्वेश्चन कर लेता है। 4 को ऑप्शन दे देगा इनमें से और कहेगा कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। तो फिर आपको बताना होगा। जब ये याद रहेगा तो आप खुद ब खुद बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये था आपका पी ब्लॉक। बात करेंगे डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के बारे में आपको क्या याद रखना है, और एक बात और याद रखना कि पी ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट जो है भाई वो कितने हैं? 37 है। 37 एलिमेंट को रखा गया है। कितनी धातु है यहाँ पे? 37 धातु पी ब्लॉक में रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना बताना है आपको? यहाँ पे 40 टोटल एलिमेंट बताना है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक हम कहते हैं वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक वाले को डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। और आपको बताया गया था कि 3 से 12 तक में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी हैवी मेटल हैं, सभी के सभी भारी धातु हैं, है ना। डी ब्लॉक में सभी के सभी भारी धातु है, मगर यहाँ पे अपवाद है कि सभी के सभी भारी धातु है तो सभी कैसे अवस्था में होगा भाई? सॉलिड स्टेट में होगा, है ना, ठोस अवस्था में होंगे। जब ये ठोस अवस्था में होगा भाई तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आता है डी ब्लॉक का। और एक्सेप्शन में क्या आता है भाई? तो एक्सेप्शन में आता है पारा, जो कि कैसी अवस्था में है? लिक्विड फॉर्म में है ना, एक द्रव्य अवस्था में है, ठीक है। तो इसको भी नोट करिएगा। तो आपसे कहेगा कि डी ब्लॉक में बताओ भाई किस प्रकार की धातु है, तो आपको बताना है कि सभी की सभी हैवी मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, मगर इसका एक अपवाद है जो कि पारा है, जो कैसी स्टेट में भाई? द्रव अवस्था में है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी डी ब्लॉक के आपको बता दूं कि 14 वाले जो ग्रुप था, सॉरी इसी डी ब्लॉक के 11 वाले जो ग्रुप था जिसको हमने फर्स्ट बी का नाम दिया था, उसमें आपको इसे 11 लिखना जी। इसको नाम दिया जाता है, वर्ग 11 वाला को नाम दिया जाता है सिक्का धातु। एक कल भी मैंने बताया था, क्या नाम देते हैं इसको? सिक्का धातु, है ना। और इनमें से क्या क्या था भाई? इनमें कॉपर था, एजी था, एयू था, यही सारे धातुएं थे, है ना। इन्हीं सारे धातुओं के बारे में हम जाने थे। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपको क्या बताना है? मैंने कहा कि सभी इसमें क्या है? हैवी मेटल है। और वैसे एलिमेंटों को डी ब्लॉक में रखा जाता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में हो या फिर डी ऑर्बिट में हो, है ना, उसे कौन से ब्लॉक में रखा गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें सभी के सभी हैवी मेटल को रखा गया है भाई। तो आपको बताना होगा कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है ना, सबसे भारी धातु, है ना। या फिर कह देगा कि बताओ भाई सबसे उच्च घनत्व वाला धातु कौन सा होता है ना। ये भी आपसे पूछ लेगा कि सबसे भारी धातु बताओ या फिर सबसे उच्च घनत्व वाले धातु का नाम बताओ। तो आपको क्या बताना है भाई? तो यहाँ पे आपको बताना है ओस्मियम। क्या बताना है? ओस्मियम को बताना है, जिसका संकेत OS होता है। और प्लस में एक और धातु का नाम लिखना, वो भी इसी के जैसा काफ़ी उच्च घनत्व वाला होता है ना। ओस्मियम प्लस में इरिडियम, ये भी उसी के जैसे है, जिसका संकेत IR होता है। जिसका संकेत क्या है? IR है। ओस्मियम और इरिडियम क्या है भाई? आपके उच्च घनत्व वाले यहाँ पे धातु है, या फिर कह देंगे कि सबसे भारी धातु है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई? सबसे उच्चतम, है ना,
उच्चतम गलनांक वाला धातु, गलनांक है ना वाला एलिमेंट, तो आपको कौन सा याद रखना है? तो सबसे उच्चतम गलनांक वाला एलिमेंट आपको याद रखना है भाई, क्या? टंगस्टन। टंगस्टन कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? तो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और बता सकते हो क्या कि टंगस्टन का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना? टंगस्टन का हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पिंटू जी सेम। देखिए ध्यान से, टंगस्टन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो यह है आपका टंगस्टन। टंगस्टन अभी इसका वर्तमान में जो उत्पादन है ना भाई, इसका वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान क्षेत्र में होता है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र? देगाना क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। आपको बता दूं कि टंगस्टन का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाला क्या है? धातु है। बिल्कुल मौसमी साजी इसका राजस्थान में बल्ब में यूज किया जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपको बता दूं कि ये जितनी भी धातुएं हैं ना, ये जितने भी डी ब्लॉक में धातुएं हैं, कितने टोटल थे मेटल? डी ब्लॉक टोटल थे 40। तो आपको बता दूं कि ये जब भी कंपाउंड क्रिएट करते हैं ना, डी ब्लॉक वाले मेटल जब भी कंपाउंड क्रिएट करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो कैसा यौगिक बनाते हैं भाई? तो जब भी ये आपका कंपाउंड क्रिएट करेंगे तो वो सभी के सभी कलर वाइज होते हैं या कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, हमेशा कलर में दिखाई देंगे, वो कभी भी यौगिक रंगहीन नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद आपका डी ब्लॉक, इसके बाद अगला ब्लॉक है आपका लिए एफ ब्लॉक। तो बात करेंगे किसके बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में। प्रिया जी वेरी गुड इवनिंग। आज आपने क्लास में थोड़ी सी लेट हो गया। प्रशांत जी गुड इवनिंग। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में? तो बात कर लेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लास्ट ब्लॉक है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक देखिए ध्यान से, इस प्रकार हमने लास्ट में 2 ब्लॉक बनाया था, जिसको कहा था कि यही आपका एफ ब्लॉक है। इस श्रेणी को नाम दिया था हमने लेंथेनाइट, लेंथेनाइट, और इसको नाम दिया था एक्टिनाइड। बताया था कि लेंथेनाइड में जो एलिमेंट है भाई वो 57 से लेकर के 71 तक है, और एक्टिनाइड में जो एलिमेंट है वो 89 से लेकर के 103 तक है ना? यही आपको बताया गया था। इसके बाद आपको बताया गया था कि बताओ भाई, ये जो आपकी एफ ब्लॉक दिख रहा है, आपको बता दूं कि एफ ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट है, प्रेजेंट में टोटल एलिमेंट जो है वह 28 है, जो कि अभी भी एफ ब्लॉक क्या है भाई? अपूर्ण है, अपूर्ण ब्लॉक है। मतलब कि अभी भी इसके पास काफ़ी सारे स्पेस है, काफ़ी सारे खाली जगह है, इसमें नए नए तत्वों को डाला जा सकता है। और एफ ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अंतिम एलिमेंट जो है वह है OG, जिसका नाम है ऑग्नीशियम, ऑग्नीजियम, है ना? इसके बाद आपको क्या याद रखना है? तो इसके बाद आपको याद रखना है एफ ब्लॉक से कि ये तो हो गया लेंथेनाइट 57 से 71 तक वाले। इसके बाद याद रखना है कि एलिमेंट जो है आपका, एलिमेंट 101 जो है एफ ब्लॉक में, एलिमेंट एफ ब्लॉक में 101 जो है वो आपका MD की संकेत दिया जाता है, जो मेंडलीफ के नाम पे रखा गया था। मेंडलीफ के नाम पर इस तत्व का नाम रखा गया है मेंडलीफ, है ना, जिसका संकेत MD है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बताओ भाई
पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व कितने या फिर कौन से क्रमांक का तत्व का नाम मेंडलीफ के नाम पे लिखा गया है, तो फिर आपको बताना है 101, है ना, जिसका क्या संकेत MD। तो ये था आपका क्या भाई F ब्लॉक। और F ब्लॉक में ही आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है कि 92 यूरेनियम 235 से लेकर के 92 यूरेनियम 235 के बाद क्या आएगा 93, है ना, NP जो आपका शुरू होता है। यहाँ से सभी के सभी तत्व कैसा तत्व है, मानव निर्मित तत्व है। कैसा है, मानव निर्मित तत्व है। कह सकते हो कि सभी के सभी आर्टिफिशियल एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई पीरियोडिक टेबल में कौन से क्रमांक से मानव निर्मित तत्व को रखा गया है, तो आपको बताना है कि 93 के बाद जितने भी तत्व है ना, वो सबको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में लास्ट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके बाद मानव निर्मित तत्वों को रखा गया है, तो क्या बताना है, यूरेनियम 92। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये थी आपकी ग्रुप की बात, है ना, जो हमने देखा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको यहाँ पे कल हमने 3 क्वेश्चन बताया था। एक बताया था कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कौन से है ना, और इसके बाद आपको बताया गया था कि बताओ भाई सर्वाधिक ज़्यादा विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सी है। ये सभी कुछ आपका क्वेश्चन करवा दिया गया है, पिछले क्लासों में ही करवा दिया गया है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं है किसी का, यहाँ तक में किसी का दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, ओके, आइए आगे देखते हैं। अभी हमने नाम लिया था ग्रुप वर्ग संख्या 17 का, जिसे हाइलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं हाइलोजन ग्रुप के बारे में। तो हाइलोजन ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो पहला तत्व आ जाएगा आपका फ्लोरीन। कौन सा आ जाएगा, फ्लोरीन। जो कैसा है भाई, तो फ्लोरीन आपको बता दूं कि इसका जो कलर होता है ना, फ्लोरीन का जो कलर होता है ना, वह ग्रीन विलो कलर का होता है, ग्रीन विलो कलर का होता है, हरा पीला रंग का होता है यह। और यह जो आपका दिख रहा है फ्लोरीन भाई, आपको बता दूं कि फ्लोरीन को कहा जाता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व। तो यदि आपसे कहेगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सी है, तो क्या बताना है, फ्लोरीन को बताना है। इसके बाद इसी फ्लोरीन को कहा जाता है सर्वाधिक, या फिर ऐसे लिख दो, प्रबल ऑक्सीकारक एलिमेंट। 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट बन जाते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा विद्युत निगेटिविटी और इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक किसके पास होता है, तो फ्लोरीन के पास। और फ्लोरीन से एक बार और क्या याद रखना है कि इसका हम यूज जो करते हैं वह जर्मीसाइड के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई हाइड्रोजन ग्रुप की वह कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज हम कीटाणुनाशक जर्मीसाइड के रूप में करते हैं, तो क्या बताना है आपका, फ्लोरीन। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे जर्मीसाइड के रूप में 2 चीज़ों का यूज करते हैं। एक तो चूहा मारने वाला दवा बनाने में, और एक कहते हैं यूज करते हैं कीटाणु के मारने में। किसको मारने में, कीटाणु के मारने में। जो चूहा मारने वाला दवा होता है ना, उसे कहा जाता है सोडियम, फ्लोरो एसीटेट। सोडियम फ्लोरो एसीटेट को कहा जाता है चूहा मारने वाला दवा, है ना।
और कीटाणु मारने वाला दवा जो है भाई वो कहा जाता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड को कहा जाता है कीटाणु मारने वाला दवा, और सोडियम फ्लोरोएसीटेट को कहा जाता है चूहा मारने वाला दवा। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो इसके बाद आपको एफ से क्या याद रखना है, फ्लोरीन से, कि यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई फ्लोरीन का टेस्ट कैसा होता है, तो फ्लोरीन का टेस्ट जो है ना भाई वह किसी प्रकार की नहीं होता है, यह स्वादहीन होता है ना। इसमें टेस्टलेस होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई स्वाद नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी आपका फ्लोरीन। आगे बात कर लेते हैं क्लोरीन की, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्लोरीन से, आइए बात करते हैं क्लोरीन। Cl क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना बता देना इसका, 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बता देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है वो बता देना है आपका 2 8 7, कितना 7। जबकि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी आपको बता देना है 1। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। और क्या बताना है क्लोरीन से, तो क्लोरीन में बताना आप कि क्लोरीन जो है भाई वह सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। कहेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाने वाला तत्व कौन सी है, तो क्या बताना है आपका क्लोरीन के बारे में। इसके बाद देखिए क्लोरीन से क्या बताना है भाई कि ये जो क्लोरीन है इसका हम इस क्लोरीन का जो यूज है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लेना आप, इसका जो यूज है वह टॉक्सिक गैसेस बनाने में भी इसका यूज करते हैं, है ना। जहरीली गैस बनाने में यूज करते हैं, जहरीली गैस बनाने में इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझना, COCl2 इसे कहा जाता है फॉस्फीन, इसे कहा जाता है फॉस्फीन। यहाँ दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, इसे कहा जाता है फॉस्फीन। ये जो आपको दिख रहा है भाई फॉस्फीन, इसे कहा जाता है कि हिटलर अपने गैस चैम्बर में इसी का यूज करता था, गैस चैम्बर में इसी टॉक्सिक गैस का यूज करता था जो COCl2 है, जिसे नाम दिया फॉस्फीन। यह एक कैसी गैस है, जहरीली गैस है। इसी प्रकार क्लोरीन का और कहाँ यूज करते हैं, तो क्लोरीन का यूज करते हैं हम CCl3NO2 बनाने में, जिसे कहा जाता है टीयर गैस, अश्रु गैस कहा जाता है, टीयर गैस कहा जाता है ना। आप देखे होंगे कि दंगा फसाद होता है तो उस समय क्या करती है ट्रैफिक पुलिस ने, क्या करता है, अश्रु गैस को छोड़ देता है, तो वहाँ पे सारे लोग भागने लग जाते हैं, है ना। वो क्या होता है, CCl3.N2O होता है ना, CCl3N2O होता है। संयोजकता क्या होता है, मौसमी साजी ए वैलेंसी। आपको वैलेंसी देखिए कुछ होता नहीं है, आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट का स्टेबल पूरी करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों का डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है ना। जैसे हमने अभी क्लोरीन का लिखा था 2 8 7। अब स्टेबल कब होगा, अंतिम कक्षा में जब या फिर 8 या फिर 0 एलिमेंट होगा। अब इसके पास 7 है और यदि एक कोई और दे देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा क्या, 8 पुर जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इससे स्टेबल होने के लिए कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वही उसका क्या कहला जाएगा, वैलेंसी कहला जाती है। ठीक है, और ऐसे भी आप याद रखना कि किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 तक आता है लास्ट में ना, तो वही उसका वैलेंसी कहलाता है। और यदि 4 आएगा तो उसका वैलेंसी हमेशा 4 ही होगा, और 5 6 7 आता है ना, तो उसे 8 में से घटाकर लिख के बताते हैं, 8 में से घटाकर लिख देते हैं वैलेंसी। जैसे 5 आता
तो 8 माइनस 5 करते तो कितना, उसका वैलेंसी 3 होगा। 7 आया तो 7 में 8 में से 7 को माइनस किए तो कितना आया 1, तो उसका वैलेंसी 1 हुआ। इस प्रकार आप बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी क्लोरीन का यूज करते हैं अपन, इसी क्लोरीन का यूज करते हैं फ्लावर के कलर को रिमूव करने में, कलर रिमूव करने में, है ना, रंग को हटाने में यूज करते हैं, है ना, फूलों की या फिर कपड़ों के रंग को हटाने में भी इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद इसी क्लोरीन का यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफिकेशन के अंदर यूज कर लेते हैं, या फिर इसी का यूज करते हैं मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में भी यूज कर लेते हैं इसका, मस्टर्ड गैस बनाने में। बात करते हैं कैसे वो फ्लावर की कलर रिमूव करता है, इस बात की थोड़ी सी समझिएगा, है ना, कैसे उस फ्लावर के कलर को रिमूव करता है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई क्लोरीन है और क्लोरीन को जैसे ही नमी मिला, जैसे ही नमी, और नमी क्या होता है भाई, जल होता है, तो क्या करेगा, रिएक्शन कर बनाएगा HCl और बाकी में ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, और ये ऑक्सीजन आपस में नवजात ऑक्सीजन कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। और यही नवजात ऑक्सीजन के कारण क्या होता है भाई, जब इस क्लोरीन को रंगीन पदार्थ दे दिया जाता है तो वहाँ पे जैसे ही नवजात ऑक्सीजन मिलेगा तो वह उसको ट्रांसफ़र कर देता है रंगहीन में, किसको कर देगा, रंगहीन बना देगा। और इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरीन किसी भी पदार्थ का कलर को क्या करता है, उड़ा देता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको बता दूं क्लोरीन के बारे में, तो इतनी बात याद रखना। और एक बात और, इस क्लोरीन का यूज करते हैं विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, जिससे कलर क्या होती है, रिमूव हो जाता है ना। तो ये थी आपका क्लोरीन की बात। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद बात कर लेंगे ब्रोमीन की। इसके बाद हम बात कर लेंगे ब्रोमीन की, Br, इसे कहते हैं ब्रोमीन। और ये जो ब्रोमीन है भाई, आपको बता दूं कि इस ब्रोमीन को कहा जाता है एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र ऐसा अधातु जो, एकमात्र ऐसा अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक कैसी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा अधातु है। इसी के बारे में आपको बता दूं कि इसी का एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका यूज करते हैं हम फोटोग्राफी में। हम जिसका यूज कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी के अंदर इसका हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक आपका बच गया लास्ट में आयोडीन। तो आयोडीन से क्या याद रखना भाई कि यह सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और इसमें चमक होता है ना, इसमें क्या होता है, चमक भी होता है। और इसी से आपको याद रखना है, इसी से आपको याद रखना है कि इसका हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ, आयोडीन का। तो आयोडीन का यूज करते हैं अपन टीचर आयोडीन बनाने में, टीचर आयोडीन बनाने में। आप घेंघा कहते हो, है ना, तो घेंघा में भी इसका यूज किया जाता है आयोडीन का। तो ये था आपका वीडियो सही नहीं चल रहा है क्या अंसारी जी? एक बार आप कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो सही चल रहा है ना, वीडियो सही चल रहा है ना यहाँ पे। चलिए ठीक है ना।
चलिए ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये थी आपका हाइड्रोजन ग्रुप की फैमिली के बारे में, ये था हाइड्रोजन ग्रुप के फैमिली के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी के बाद एक ग्रुप आपको बताया था निकोजन के नाम से। तो निकोजन में हमने कहा कि ये नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है, यह नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप है भाई, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक प्रकार की अधातु है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल है तो मैंने इसको पूरा आपका टॉपिक कराया था, पूरा एक लेक्चर आपको डाला हूँ नाइट्रोजन पर तथा इसके कंपाउंडों पर। तो उसमें आप जाकर नॉन मेटल वाले टॉपिक में यहाँ से पढ़ सकते हैं, किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है, तथा इसके कंपाउंडों के बारे में। जैसे हमने कहा था कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस, किसके नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि एनो को कहा जाता है कि यह अस्मोग के लिए जिम्मेवार है ना, अस्मोग के लिए जिम्मेवार होता है। और इसी से एक और क्वेश्चन बनाया था कि NO2 को कहा जाता है क्या भाई? तो NO2 को कहा जाता है कि यह एसिडिक रेन के लिए जिम्मेवार होता है, एसिडिक रेन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। और अम्लीय वर्षा के लिए और क्या जिम्मेवार होता है भाई? तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी जिम्मेवार होता है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, तो क्या बताना है? SO2। इसके बाद क्या होता है? NO2, ठीक है। ये दो गैस क्या है आपका भाई? एसिडिक रेन में पाया जाता है। अच्छा, आपसे कह देगा कि बताओ भाई अम्लीय वर्षा में पाया जाने वाला कौन कौन से अम्ल है, तो क्या बताओगे? तो याद रखना कि अम्लीय वर्षा में पाया जाने वाला अम्लों में H2SO4 होता है और क्या होता है? HNO3 होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है ना। नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये दोनों क्या है भाई? अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। चलिए नाइट्रोजन वाला वहां से आप देख लेना। इसके बाद एक आपको बताया अभी चिलकोजन के नाम से, जो किसका ग्रुप था भाई? ऑक्सीजन का फैमिली था, ऑक्सीजन फैमिली के था। तो आपको ऑक्सीजन के बारे में 2-3 क्वेश्चन बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको बताना है कि पहली बात कि ये जो ऑक्सीजन है भाई, यह कंबस्टिंग गैस के नाम से जाना जाता है। कंबस्टिंग गैसेस है, ज्वलनशील गैस है, शील गैस है। ज्वलनशील कहने का मतलब कि यह खुद नहीं जलता है ना, यह खुद नहीं जलेगा पर किसी अन्य पदार्थों को जलने में मदद करता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ को बर्न होने के लिए, जलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उससे 3 चीज़ चाहिए। पहली बात कि उसके पास फ्यूल होनी चाहिए, है ना, उसके पास ईंधन होना चाहिए। इसके बाद उसके पास क्या होनी चाहिए भाई? IT होना चाहिए, है ना, इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर उसके पास होना चाहिए, है ना, तापमान होनी चाहिए। और इसके बाद क्या होनी चाहिए? O2 गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। यदि इन 3 चीज रहेगा तभी जाके कोई भी पदार्थ जल पाएगा। इसके बाद इस ऑक्सीजन का हम यूज कहाँ करते हैं? तो इसे रिस्पायरेशन में यूज करते हैं, रिस्पायरेशन में, श्वसन में यूज करते हैं, है ना। और इसी का ऑक्सीजन का यूज कहाँ करते हैं? तो इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, है ना, इसी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, तोड़ने में यूज करते हैं। तो इतने जगह पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हम यूज करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये थी आपकी ऑक्सीजन वाली पॉइंट। ऑक्सीजन से आपको हमने कहा था कि इसी ऑक्सीजन से आप क्या करते हो भाई? अपने अंदर उपस्थित ग्लूकोज का रिस्पायरेशन के द्वारा अंदर ले जाकर
क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी का रूप क्या होता है, एटीपी होता है ना। तो आपको इतना क्वेश्चन यहाँ से याद रखना था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है, अभी तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है। एक क्वेश्चन आपसे यदि कह दिया जाए, एक क्वेश्चन और बता दूं कि यदि आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन बताओ भाई वायुमंडल में कितनी % है, तो आपको याद रखना है कि 20.99% हमारे वायुमंडल में वॉल्यूम के अनुसार है ना, आयतन के विचार से 20.99% ऑक्सीजन है। इसे 21% भी कभी कभी लिख दिया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल। आपका पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गया और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। इसके बाद आपको बता दूं हम कि इसका जो MCQ क्वेश्चन बच गया वो अगले क्लासों में हम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो छाटा हुआ होगा, और वो क्वेश्चन आपके द्वारा करवाएंगे हम, है ना। तो आप इसे पुनः एक बार रिवीजन करिएगा पीरियोडिक टेबल को, ताकि जो हम क्वेश्चन लाए MCQ उसमें से आप इसको चूज कर सकें। ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, इसमें आपका ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना किसी का। बिल्कुल मौसमी साजी MCQ लगेगा, बिल्कुल MCQ लगवाया जाएगा। कल हम पीरियोडिक टेबल पे ही क्वेश्चन लाएंगे और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होगा जो काफ़ी हार्ड होंगे, है ना, और उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। और इसके बाद कल हम फिर नए टॉपिक को भी स्टार्ट कर लेंगे, कल हम नए टॉपिक को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Thanks everyone.